नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त की फिक्र की बड़ी खबरें यानी ब्रेकिंग न्यूज से। चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों किसानों के बीच बैठक। केंद्रीय मंत्रियों ने सीएम भगवंत मान के साथ भी बैठक की है। एमएसपी समेत किसानों की अन्य मांगों पर बैठक में चर्चा। बड़ी खबर, चुनावी चंदे की योजना पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया है। 13 मार्च तक चुनाव आयोग को वेबसाइट पर डालनी होगी रिपोर्ट। और चुनाव चंदे के बहाने राहुल गांधी का सरकार पर हमला। कहा, चुनावी चंदे के लिए देश का हर संसाधन बेचने को तैयार। किसान इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं देता तो एमएसपी भी ना मांगे, राहुल गांधी ने कहा। और बड़ी खबर आ रही है, शरद गुट को महाराष्ट्र के स्पीकर का झटका। अजीत पवार गुट को असली एनसीपी माना गया। अजीत पवार गुट के सभी विधायक योग्य, स्पीकर ने कहा। और बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में राम मंदिर पर प्रस्ताव आ सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रस्ताव के अंतर्गत पीएम मोदी का अभिनंदन किया जाएगा और अधिवेशन में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी आएगा। बड़ी खबर, दोहा में कतर के अमीर अल थानी से मिले प्रधानमंत्री मोदी। द्विपक्षीय वार्ता में संबंधों को बेहतर करने पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी ने कहा, दोहा यात्रा से दोस्ती में नया जोश आया है। और टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा को ईडी का समन। ईडी ने 19 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। फेमा एक्ट के तहत पूछताछ के लिए बुलाया गया है। और बड़ी खबर आ रही है, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी तलब किए गए हैं। लोकसभा की प्रिविलेज कमेटी ने किया तलब। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष मजूमदार पर लाठीचार्ज का मामला। और कल किसान संगठन ने भारत बंद का ऐलान किया है। अलग अलग जगहों पर किसान बंद का समर्थन करेंगे। भारत बंद के ऐलान के बीच नोएडा में धारा 144 लागू। इन सभी खबरों के साथ अब आपको देखते हैं कर्टन रेजर में कौन कौन सी वो खबरें हैं जो सुर्खियां में हैं। आज पहली बड़ी खबर, ब्रिटेन जापान में एक ही दिन मंदी आई। ऐसे हालात में भारत के लिए क्या गारंटी लेकर आए? बड़ी खबर दूसरी, यूक्रेन में मैक्रो के मर्डर की साजिश किसने रची? वो खुलासा जिससे तीसरा विश्व युद्ध हो जाता। और तीसरी खबर, युद्ध के बीच पुतिन ने दुनिया को क्या खुशखबरी दी है? कैंसर से लड़ाई में रूस क्या क्रांति लाने वाला है? चौथी खबर, क्या 27 दिन के अंदर सियासी भूचाल आएगा? चुनावी चंदा काला धन किसका नाम निकलेगा? और पांचवी खबर, रायबरेली को सोनिया गांधी ने चिट्ठी क्यों लिखी? आखिरी लाइन में क्या संदेश? क्या गांधी परिवार ने यूपी को बाय बाय बोल दिया? फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के मर्डर का प्लान। मैक्रों इस हफ्ते यूक्रेन के दौरे पर जाने वाले थे, अचानक वो दौरा रद्द कर देते हैं। कारण बताया गया कि मैक्रों पर यूक्रेन में जानलेवा हमला होने का डर है। पहले ये वजह बताई गई सिक्योरिटी। तो सब लोग हैरान हो गए कि जब मैक्रों को वहां पर जाना था तो उस दौरान अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट वहां पर पहुंचते हैं, उनको कोई सिक्योरिटी का खतरा नहीं है, लेकिन मैक्रों को है। जैसे ये दावा सामने आया, पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। सवाल उठने लगे, वो कौन है जो इमैनुअल मैक्रों का मर्डर करवाना चाहता? मैक्रों का मर्डर करवाने के पीछे उसकी मंशा क्या है? क्यों यूक्रेन में ही मैक्रों को मारने का प्लान बनाया गया है? फ्रांस को मैक्रों के मर्डर प्लान की खुफिया जानकारी किससे मिली है? ध्यान से देखिए रिपोर्ट। मैक्रो का यूक्रेन दौरा रद्द होने की फ्रांसीसी अधिकारियों ने वजह नहीं बताई। रूसी मीडिया के मुताबिक मैक्रो की यात्रा यूक्रेन में जानलेवा हमला होने के खतरे को देखते हुए रद्द की गई। रूसी मीडिया ने सूत्रों से बताया कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो की हत्या का प्लान बनाया था। हमले की निगरानी डिफेंस इंटेलिजेंस के प्रमुख किरिलो बोडानोव को करनी थी। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की के ही पूर्व जनरल ने यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के प्लान पर पानी फेर दिया। जनरल वालेरी जालोजनी को जैसे ही इस खतरनाक प्लान की जानकारी मिली, उन्होंने इस जानकारी को फ्रांस के राष्ट्रपति तक पहुंचा दी और फिर आनन फानन में मैक्रों का दौरा रद्द करना पड़ा। खुलासे के बीच फ्रांसीसी प्रेसिडेंट ऑफिस ने अपने स्टेटमेंट में बताया है कि मैक्रो और जेलेंस्की के बीच जंग की स्थिति और यूक्रेनियों की जरूरतों को लेकर शनिवार को चर्चा हुई है। दोनों नेताओं के बीच सुरक्षा समझौते को लेकर भी बात हुई है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जेलेंस्की कल से शुरू होने वाले म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के बीच पेरिस और बर्लिन जा सकते हैं। वैसे आपको एक जानकारी दे दें, फ्रांस का इतिहास है कि उसके पास इंटेलिजेंस और उसकी सिक्योरिटी उनके राष्ट्राध्यक्ष और उनके प्राइम मिनिस्टर्स के लिए बहुत ज्यादा सॉल्व होती है। चार्ल्स डिगॉल का आपने नाम सुना होगा। उनकी सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि एक बार उनकी सिक्योरिटी ने अमेरिका की सिक्योरिटी का एनालिसिस किया और रियलाइज किया कि अमेरिका की कोई सिक्योरिटी नहीं। और हमें पता है जॉन एफ कैनेडी के साथ क्या हुआ था और चार्ल्स डिगॉल
सब जानते हैं उनके ऊपर कितने अटेम्प्ट हुए और वो बार बार बचते रहे थे। ज़ेलेंस्की फ्रांस के दौरे पर जा सकते हैं। फ्रांस वो यूरोपियन देश है जो रूस के खिलाफ युद्ध में कीव की मदद कर रहा है। दूसरी तरफ रूस ने मर्डर प्लान की जानकारी मैक्रो तक पहुंचाई और उनकी जान बचाई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि यूक्रेन क्यों अपने मददगार मैक्रो का मर्डर करवाना चाहता था। दूसरा सवाल यह है कि रूस ने क्यों प्लान की जानकारी देकर युद्ध में दुश्मन देश का साथ दे रहे फ्रांसीसी प्रेसिडेंट को बचा लिया। मैक्रो के मर्डर प्लान के पीछे यूक्रेन ने गहरी साजिश रची थी। अगर ये कामयाब हो जाती तो पूरी दुनिया का युद्ध की आग में जलना तय था। इसके बाद जंग सिर्फ यूक्रेन रूस तक सीमित नहीं रहती बल्कि विश्व युद्ध में तब्दील हो जाती। यूक्रेन ने युद्ध को और भड़काने के लिए मैक्रो को मारने का प्लान बनाया। यूक्रेन में मैक्रो की हत्या कर ज़ेलेंस्की पुतिन पर आरोप लगाते। मैक्रो की हत्या होती तो नेटो देशों और रूस में सीधी जंग शुरू हो जाती। नाटो और रूस के बीच जंग शुरू होने का मतलब था विश्व युद्ध, क्योंकि अमेरिका, फ्रांस जैसे शक्तिशाली देश जंग के मैदान में उतर जाते और उसके बाद विनाश को रोकना मुश्किल हो जाता। यूक्रेन इससे पहले भी नेटो रूस के बीच सीधे टकराव का षड्यंत्र रच चुका है। नवंबर 2022 में नेटो सदस्य देश पोलैंड के एक गांव में मिसाइल गिरी। ज़ेलेंस्की ने आरोप रूस के ऊपर लगाया और कहा, मुझे यूक्रेन की फौज और वायुसेना से जानकारी मिली है कि ये मिसाइल रूस की है और उन पर यकीन ना करने की कोई वजह नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने मामले की गंभीरता को समझते हुए सब्र से काम लिया। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता नहीं है कि मिसाइल रूस के इलाके से दागी गई हो। अगर अमेरिका समेत नेटो देश मान लेते कि मिसाइल रूस की तरफ से दागी गई तो नेटो के संकल्प पत्र के मुताबिक वो डिफेंस में रूस पर हमला कर सकते थे, जिसका अंजाम वर्ल्ड वॉर होता। यूक्रेन ने रूसी मीडिया के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि यूजोव ने कहा है कि यह रूस का झूठा और यूक्रेन के खिलाफ प्रोपेगेंडा वॉर है। यूक्रेन के ऊपर एक तरह का रूसी मिस इन्फॉर्मेशन अटैक है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यूक्रेन को बदनाम करने की रूस की साजिश है। यूसुफ ने यह भी कहा है कि रूस के खिलाफ दूसरे देशों के गठबंधन को मजबूत करने की हमारी कोशिशों के बाद रूस ऐसी फर्जी कहानियों का सहारा ले रहा है। अब आपको उस खबर के बारे में बताते हैं जिसका देश की राजनीति पर जबरदस्त असर पड़ सकता है और आज ये टॉक ऑफ द टाउन। आज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड योजना पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया। देश की सर्वोच्च अदालत ने इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को संवैधानिक बता दिया। कोर्ट का ऑर्डर आज आया, लेकिन इसके झटके 3 हफ्ते बाद लगने के आसार हैं। कोर्ट के आज के फैसले से 27 दिन बाद देश में सियासी भूचाल आ सकता है। भूचाल क्यों आएगा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सबसे बड़ी अदालत के आदेश में छिपा है। तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर अपने ऑर्डर में क्या कहा। 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मत फैसले के में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड योजना पर तत्काल रोक लगा दी, इसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा चुनावी बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। कोर्ट ने कहा यह योजना संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसबीआई से 6 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल चुनाव आयोग को देने को कहा है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो एसबीआई से जानकारी मिलने के 1 हफ्ते के अंदर यानी 13 मार्च तक चुनावी बॉन्ड की डिटेल अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियां इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा नहीं ले सकेंगी। इस बीच वित्त मंत्रालय के सोर्सेज से जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल करेगी। वित्त मंत्रालय संविधान पीठ के फैसले की समीक्षा के लिए कानून मंत्रालय के साथ विचार विमर्श करेगा। केंद्र सरकार की दलील है कि चुनावी बॉन्ड योजना पारदर्शिता के लिए जरूरी है। यह योजना गोपनीयता सुनिश्चित करती है क्योंकि चंदा देने वालों को गोपनीयता का अधिकार है। सरकार का तर्क है कि यह राजनीति में काले धन को रोकने के लिए उठाए गए कदमों में से एक है। सरकार का कहना है कि अगर योजना में खामी है तो यह रद्द करने का आधार नहीं हो सकता। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के पक्ष और विपक्ष में कई दलीलें हैं, लेकिन कोर्ट के फैसले का दूरगामी असर हो सकता है। मैंने शुरू में आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 27 दिन बाद भूचाल आएगा। ऐसा क्यों, अब ये देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो 27 दिन के अंदर यानी 13 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड की पूरी डिटेल अपनी वेबसाइट पर डाले। इसका मतलब समझ लीजिए,
चुनाव आयोग को बताना होगा कि अप्रैल 2019 से अब तक किस कंपनी या संस्था या व्यक्ति ने चुनावी बॉन्ड खरीदे, यानी खरीदार का नाम बताना होगा। बॉन्ड खरीदने की तारीख बतानी होगी। ये बताना होगा कि कितने रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे गए। ये भी बताना होगा कि चुनावी बॉन्ड से किस पार्टी को चंदा मिला। अब सवाल यह है कि इससे देश की राजनीति पर क्या असर होगा। दरअसल जैसे ही चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा विवरण लगाएगा, वैसे ही इसके खरीदारों को लेकर कई बातें क्लियर हो जाएंगी। यानी 13 मार्च वो तारीख है जिसके बाद सियासी मुद्दों का नया चैप्टर खुल जाएगा। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डिटेल सार्वजनिक होने से पता चल जाएगा कि चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों में कितने फर्जी नाम हैं, चुनावी बॉन्ड से चंदा देने वालों में कितनी शेल कंपनियां हैं। ये भी पता चलेगा कि क्या चुनावी बॉन्ड के जरिए काले धन को सफेद करने का कोई खेल तो नहीं चल रहा था। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सरकार की ओर से दी गई दलीलों में ब्लैक मनी बड़ा मुद्दा था। सरकार ने कई बार ये कहा कि राजनीतिक फंडिंग में ब्लैक मनी पर इससे अंकुश लगेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये दलील नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पारदर्शी नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा राजनीतिक फंडिंग में काले धन पर अंकुश लगाने के लिए चुनावी बॉन्ड ही एकमात्र साधन नहीं है, इसके दूसरे रास्ते भी हो सकते हैं। 27 दिन बाद क्या होगा, इसकी एक झलक आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिखाई दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से विपक्षी दल खुश हैं। उन्हें केंद्र सरकार पर हमला करने का मौका मिल गया। बीजेपी के नेता अभी भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की तारीफ कर रहे हैं। आज कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सियासी बयानबाजी हुई, अब यह देखते हैं। तो ये जरूरी था, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टेप लिया है एक हिस्टोरिकल स्टेप है, और इस तरीके की जो स्कीम है जो करप्शन को बढ़ावा दे रही थी और कहीं ना कहीं लोगों के अधिकारों का हनन कर रही थी, उस स्कीम को रद्द किया है। एक ऐतिहासिक फैसला है। अमेंडमेंट करा गया था कि कंपनीज जो हैं कितना भी पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकती हैं। पहले जो रिस्ट्रिक्शन था कि अपना एनुअल प्रॉफिट से 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती, वो भी रद्द कर दिया है। मोदी सरकार मनी बिल के तौर पे लेकर आई थी ताकि राज्यसभा में इस पर कोई चर्चा ना हो, कोई बहस ना हो और सीधा पारित हो जाए। आज भी हमें डर है और हमारा डर भी जायज है। हमारा डर यह है कि कहीं फिर से कोई अध्यादेश जारी ना हो जाए ताकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बच जाए सब। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। आवाम को मालूम होना चाहिए कि मनी पावर जो है वो कहां से आए और कितना मनी पावर है, ये जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की जो व्यवस्था थी वो पारदर्शिता की, और अनफॉर्चुनेटली कई लोग जो है वो हर सुधार पर जो है वो वार करते रहे। इससे पहले भी जो लोग इनमें हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कि वो हमेशा हर सुधार पर जो है वो कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं। चुनावी बॉन्ड स्कीम को लेकर राजनीतिक दलों के बीच विवाद इस बात को लेकर भी है कि स्कीम के तहत 2017 से 2023 तक यानी 6 साल में जो भी चंदा मिला उसका ज़्यादातर हिस्सा बीजेपी को मिला। चलिए आपको बता दें कि 2017 से 2023 तक चुनावी बॉन्ड से सबसे ज़्यादा चंदा लेने वाली 5 पार्टियां कौन सी और उन्हें कितना चंदा मिला। बीजेपी को 6 साल के दौरान 6,566 करोड़ रुपए चंदा मिला। दूसरे नंबर पर कांग्रेस को 6 साल में 1,123 करोड़ रुपए मिले। तीसरे नंबर पर टीएमसी रही, टीएमसी को 1,092 करोड़ रुपए मिले। चौथे नंबर पर बीजेडी रही, बीजेडी को 6 साल में 774 करोड़ रुपए मिले। और 5वें नंबर पर तमिलनाडु की डीएमके, जिसे 6 साल में 616 करोड़ रुपए मिले। आपके मन में इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड योजना को लेकर कुछ सवाल होंगे। सवाल ये कि आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इस पर विवाद क्या है और इस पर रोक का मतलब क्या है, आइए देखते हैं। पहला सवाल है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यानी चुनावी बॉन्ड योजना क्या है।
चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने की योजना है। चुनावी बॉन्ड स्कीम को 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पेश किया था, जिसे 2 जनवरी 2018 से लागू कर दिया गया। योजना के तहत देश भर में एसबीआई की चुनिंदा 29 ब्रांच में चुनावी बॉन्ड खरीदने के लिए व्यवस्था भी कर दी गई। खरीदार 1000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए की कीमत के बॉन्ड खरीद सकता था। ये बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में मिल जाते थे। आपके मन में सवाल होगा कि चुनावी बॉन्ड क्यों लाया गया था और इसका उद्देश्य क्या था। सरकार इस योजना के जरिए राजनीतिक चंदे को रेगुलेट करना चाहती थी। सरकार की दलील थी कि इससे राजनीतिक फंडिंग में काले धन के इस्तेमाल पर नियंत्रण लगेगा। अगला सवाल ये है कि चुनावी बॉन्ड कौन खरीद सकता था। स्कीम के तहत कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी या संस्था चुनावी बॉन्ड खरीद सकती थी। बड़ा सवाल ये भी है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर विवाद क्यों शुरू हुआ। दरअसल चुनावी बॉन्ड को सरकार ने आरटीआई के दायरे से बाहर रखा था। कई संगठनों ने इसी का विरोध किया था और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चुनावी बॉन्ड के आरटीआई के दायरे से बाहर रखने से क्या फर्क पड़ा? इससे चुनावी बॉन्ड के जरिए चंदा देने वाले का नाम और दूसरी जानकारी सार्वजनिक नहीं होती थी। इस प्रकार दानकर्ता गोपनीय हो जाता था। इस स्कीम के माध्यम से जनता को पता ही नहीं था कि पॉलिटिकल पार्टी को कौन फंड कर रहा है, और जब सरकार बनती है तो उस सरकार बनने के बाद में उसको क्या किकबैक मिलेगा, क्या करप्शन होगा, इस सब पे ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। कहीं ना कहीं जो सीक्रेसी बरती जा रही थी वो कहीं ना कहीं डेंजरस थी डेमोक्रेसी के लिए। एक सवाल ये भी है कि अगर किसी ने हाल के दिनों में चुनावी बॉन्ड लिए थे तो कोर्ट के फैसले के बाद उनका क्या होगा? कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर तत्काल रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि जो चुनावी बॉन्ड अभी तक कैश नहीं हुए हैं उन्हें एसबीआई को वापस कर दिया जाए और बाद में दानकर्ता को वापस कर दिया जाए। और अब खबर पश्चिम बंगाल की संदेशखाली में जारी हंगामे की। करीब 1 हफ्ते से संदेशखाली के मुद्दे पर बंगाल सुलग रहा है। टीएमसी नेता शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के खिलाफ महिलाओं पर जुल्म का आरोप है, जिसे बीजेपी जोर शोर से उठा रही है। अब यह मुद्दा सड़क से लेकर विधानसभा तक गूंजा है। बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। संदेशखाली का सच भी आपको बताएंगे। पहले आज क्या हुआ ये देख लेते हैं। She will now allow her men to pick out Hindu young married women to be raped night after night in the TMC office. Who is this man who is charged by the women of Sandeshkhali? Mamata Bandyopadhyay has to answer, where is Sheikh Shahjahan? 12 फरवरी को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के इन आरोपों के बाद बंगाल में हंगामा खड़ा हो गया। तब से कोलकाता समेत कई इलाकों में बीजेपी लगातार प्रदर्शन कर रही है। विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में धरना दे रहे हैं। पार्टी का आरोप है कि इस मुद्दे को उठाने की वजह से उसके विधायकों को सदन से निलंबित कर दिया गया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी महिलाओं से मिलने के लिए संदेशखाली रवाना हुए, लेकिन उनको 90 किलोमीटर पहले साइंस सिटी के पास रोक दिया गया। अरे भाई बूट से पीटा, बूट का से मेरा पाँव में पहले बढ़ रहा था, उसे पाँव में बूट से। शुभेंदु के काफिले को रोकने के लिए बांस बल्लियों से बैरिकेडिंग की गई थी। जब वो आगे नहीं बढ़ पाए तो वहीं धरने पर बैठ गए, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से अपनी बस में बैठाया। शुभेंदु अधिकारी को संदेशखाली आज नहीं जाने दिया जाएगा। शुभेंदु अधिकारी बस में आए थे, 4 एमएलए लेके आए थे, लेकिन उनको यहाँ जाने का जगह नहीं दिया जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे बस के अंदर है, आप देख सकते हैं शुभेंदु अधिकारी यहाँ पे है, लेकिन किसी भी तरह शुभेंदु अधिकारी को यहाँ से नहीं जाने दिया जाएगा। आगे महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी करना होगा, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल पुलिस पूरी तरह से सचेत है, पूरी तरह से एक्टिव है। हम लोग इस मामले को लेकर के बहुत ही ज्यादा अवेयर हैं और जो स्टेप लेना हम लोग लेंगे। संदेशखाली पर बीजेपी का ये हंगामा सिलीगुड़ी और बर्धमान में भी देखा गया। इसके अलावा हैदराबाद में भी बीजेपी महिला मोर्चा ने विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी के आरोपों पर टीएमसी ने उनके शासन वाले राज्यों की याद दिला दी। संदेशखाली में जो हुआ है आज एक दिन नहीं,
महीनों पे महीनों ये चलता गया है। केंद्र सरकार को हमारा रिक्वेस्ट है कि NIA भेजकर ये जो गुंडा है शेख शाहजहां, इनको पकड़ के घिसटते घिसटते दिल्ली लेके जाए। यूपी, MP, महाराष्ट्र और हरियाणा में सबसे ज्यादा बलात्कार हो रहे हैं, ताहले के रिजाइन करबे। इस बीच राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने संदेश खाली का दौरा किया और वहां के हालात का जायजा लिया। अब आपको बता दें कि संदेश खाली में हंगामा क्यों हो रहा है, पीड़ित महिलाएं क्या कह रही हैं, बीजेपी क्या आरोप लगा रही है। संदेश खाली में महिलाओं ने शोषण के आरोप लगाए। शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर इल्जाम है रात में महिलाओं में को पार्टी कार्यालय ले जाने का आरोप है। मना करने पर मारपीट और रिश्तेदारों की हत्या की धमकी का आरोप है। दावा है कि महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। विरोध में महिलाओं ने संदेश खाली में विरोध प्रदर्शन शुरू किया। राज्यपाल का अत्याचार के आरोप पर जांच के आदेश दिए। क्या यह सियासी आरोप भर है या इसमें कुछ भी सत्यता है, तो हमने इसकी पड़ताल की कोशिश की। हमारे संवाददाता रवि दत्ता जब संदेश खाली पहुंचे तो महिलाओं ने अपने ऊपर जुल्म के बारे में बताया। संदेश खाली से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে। TV 9 के कैमरे पर अपना दर्द बयां करती ये महिलाएं TMC की कार्यकर्ता हैं, जो TMC नेता शेख शाहजहां और उसके साथियों के टॉर्चर से परेशान हैं। আমাদের অত্যাচারগত জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময় আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। पीड़ित सिर्फ ये महिलाएं नहीं हैं, बल्कि संदेश खाली में इनकी संख्या काफी ज्यादा है। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জল কর করছে। কেন? আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু। TMC के लिए काम करने वाली ये महिलाएं अब शेख शाहजहां की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उनका आरोप है कि रात में शेख शाहजहां उनका इस्तेमाल मनोरंजन के लिए करता था। मना करने पर उनके बच्चों या पति को पीटा जाता था। शेख शाहजहां उनके ऊपर अत्याचार करते थे। आप देख सकते हैं और भी महिला हैं जो अपना मुंह पूरी तरह ढक के यहाँ पे खड़े हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ कारण है वो यहाँ पे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उनका ये कहना है कि अगर अपना आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील हो गया तो रात को उनको उठा के लेके जाएंगे। मुद्दे ने तूल पकड़ा तो 12 फरवरी को संदेश खाली में राज्यपाल CV आनंद बोस ने दौरा किया और उनकी पीड़ा सुनी। I can only tell you whatever is within my limited powers, I will do. संदेश खाली हिंसा पर राज्यपाल ने रिपोर्ट भी दी है, जिसके मुताबिक संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है और TMC नेता महिलाओं को परेशान कर रहे हैं। महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो रहा है। संदेश खाली के लोगों की जमीन हड़पी जा रही है। पुलिस आरोपियों से समझौते पर मजबूर कर रही है। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली को लेकर जबरदस्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने इसकी जांच के लिए 6 सदस्यीय हाई पावर कमेटी बनाई। इस कमेटी में 2 केंद्रीय मंत्री और 4 सांसद शामिल हैं। जांच कमेटी में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और प्रतिमा भौमिक हैं। इसके अलावा सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव और बृजलाल शामिल हैं। संदेश खाली पर यह कमेटी तथ्यों की पड़ताल कर शीघ्र रिपोर्ट JP नड्डा को सौंपेगी। संदेश खाली इलाका बंगाल के बशीरघाट लोकसभा क्षेत्र में आता है, लिहाजा जब इस मामले में तूल पकड़ा तो वहां की TMC सांसद नुसरत जहां भी निशाने पर आ गए। संदेश खाली पर जारी सियासत के बीच पश्चिम बंगाल बीजेपी ने सांसद नुसरत जहां का ये वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। ये वीडियो वैलेंटाइंस डे का है। बीजेपी ने इस वीडियो के साथ लिखा, संदेश खाली में महिलाएं अपने सम्मान के लिए प्रदर्शन कर रही हैं, जबकि बशीरहाट की TMC सांसद वैलेंटाइंस डे मना रही हैं। इस संदेश के साथ नीचे #शेम ऑन ममता और #संदेश खाली हॉरर लिखा गया। आपको बता दें, बीजेपी की ओर से जारी इस वीडियो में नुसरत जहां के साथ उनके पति यश दास गुप्ता हैं, जिन्होंने 2019 में बीजेपी का दामन थामा था। और अब खबर उस चिट्ठी की जो आज पूरे दिन चर्चा में रही। कल कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने राजस्थान से राज्यसभा का नॉमिनेशन फाइल किया। आज उन्होंने रायबरेली के लोगों के नाम एक भावुक चिट्ठी लिखी। एक पन्ने और 17 लाइन की छोटी सी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों से दिल की बात कही। उन्होंने इस चिट्ठी की शुरुआत रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन से की।
सोनिया गांधी की ये चिट्ठी अब तक आपने पढ़ ली होगी, लेकिन क्या आपने इस चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ी है? आपको एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। सोनिया गांधी की चिट्ठी की आखिरी लाइन में यूपी के लिए कई संदेश छिपे हैं। लिखा है, मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। इस एक लाइन के मायने क्या हैं, इसे समझना जरूरी है। सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने खत के जरिए वो संदेश रायबरेली के लोगों तक पहुंचा दिया है जिसकी चर्चा कई दिन से थी। चर्चा ये कि सोनिया गांधी के राज्यसभा जाने की स्थिति में प्रियंका गांधी रायबरेली से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। TV9 भारतवर्ष संवाददाता कुमार विक्रांत ने सूत्रों के हवाले से 2 दिन पहले ही बताया था कि रायबरेली के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं का आग्रह है कि सोनिया गांधी राज्यसभा जाने की सूरत में प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जाए। सूत्रों के मुताबिक इस पर सोनिया गांधी ने खुलकर हां नहीं कहा, लेकिन उनसे चुनाव की तैयारी में जुटने को कह दिया था। तो सवाल यह है कि क्या सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इशारों में रायबरेली की जनता को प्रियंका गांधी को लेकर कोई संदेश दे दिया है? वैसे सोनिया गांधी की चिट्ठी में रायबरेली को लेकर एक और संकेत छिपा है। चिट्ठी के आखिरी हिस्से में लिखा है, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। इन शब्दों के साथ सोनिया गांधी ने रायबरेली के लोगों को अलविदा कहा। क्या इसका यह संदेश भी है कि गांधी परिवार ने यूपी को छोड़ दिया है, क्योंकि अभी प्रियंका गांधी को रायबरेली से उम्मीदवार बनाने का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है? कल कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंच रही है। प्रियंका गांधी कल चंदौली में यात्रा का हिस्सा बनेंगी। वो राहुल गांधी के साथ यात्रा में चलेंगे। न्याय यात्रा अमेठी और रायबरेली से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहां भी साथ रहेंगे। माना जा रहा है कि रायबरेली में न्याय यात्रा के जरिए प्रियंका गांधी के लिए माहौल बनाया जाएगा। वैसे रायबरेली से गांधी परिवार बेहद करीबी रिश्ता रखता रहा है। आज़ादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है जब रायबरेली से कांग्रेस हारी। आज सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में गांधी परिवार के इस रिश्ते का भी जिक्र किया। आजादी के बाद 77 साल के चुनावी इतिहास में गांधी परिवार के 3 सदस्य रायबरेली से चुनाव जीते हैं। गांधी परिवार के फिरोज गांधी, फिर इंदिरा गांधी और उनके बाद सोनिया गांधी कुल मिलाकर 37 साल रायबरेली से सांसद रहे। सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में इसका जिक्र किया है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है, मेरा रायबरेली से नाता बहुत पुराना है। ये मुझे अपने ससुराल से सौभाग्य की तरह मिला है। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है, रायबरेली के साथ हमारे परिवार के रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। उन्होंने चिट्ठी में ससुर फिरोज गांधी और सास इंदिरा गांधी का भी जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, आजादी के बाद पहले लोकसभा चुनाव में आपने मेरे ससुर फिरोज गांधी को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। सोनिया गांधी ने आगे लिखा है, इसी रास्ते पर आपने मुझे भी चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। सोनिया गांधी की चिट्ठी को गौर से पढ़ें तो इससे कई राजनीतिक संकेत निकाले जा सकते हैं। सोनिया गांधी ने लिखा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, तो सवाल यह है कि क्या रायबरेली की जिम्मेदारी अब प्रियंका गांधी को दी जाएगी। उन्होंने ये भी लिखा कि रायबरेली के लोग मेरे परिवार को संभालते रहेंगे, तो क्या इसे यह भी माना जाए कि उन्होंने गांधी परिवार के सदस्य के लिए वोट की अपील कर दी। सोनिया गांधी ने लिखा कि फिरोज जी और इंदिरा जी के बाद मुझे अपनाया, और आगे क्या ये विरासत जारी रहेगी। उन्होंने ये भी लिखा कि आपने आपके भरोसे को निभाने की पूरी कोशिश की। ये कहकर सोनिया गांधी ने पूरे संबंध की याद दिला दी और नई संभावना भी बनाई। सोनिया गांधी की इस चिट्ठी पर रायबरेली के लोग क्या सोचते हैं? TV9 भारतवर्ष ने जब वहां के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने क्या कहा, आप खुद देखें। प्रियंका गांधी की सीट यहाँ से निकलना कंफर्म हो गया। प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, और फिलहाल जो कोई भी लड़े यहाँ से चुनाव, गांधी परिवार के साथ पूरा शहर है। वो ना लड़े तो ठीक है, क्योंकि वो जब से जीती है, क्या रायबरेली वो आई है? उन्होंने रायबरेली का कार्यक्षेत्र देखा है। तो इस बार भी टक्कर अच्छे की होगी।
और गांधी परिवार से चाहे जो भी है हम लोग उनका सपोर्ट कर रहे हैं। स्वास्थ्य खराब है तो क्या रैली हो क्या राजस्थान, चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। और अब रूसी राष्ट्रपति का वो ऐलान जो कैंसर के खिलाफ एक क्रांति की तरह है। Я вот хочу вас проинформировать, что вот прямо сейчас, перед тем, как зайти в этот зал, я тоже сделал вторую прививку. И надеюсь, что все будет хорошо. Ну, даже не то, что надеюсь, уверен в этом. И вам того же желаю. आज से करीब 3 साल पहले जब दुनिया के कई देशों में कोरोना वैक्सीन का ट्रायल तक नहीं हुआ था, तब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन स्पुतनिक वैक्सीन की दूसरी डोज लेकर अपने मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए पहुंचे थे। ये रूसी था जिसने दुनिया में सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन स्पुतनिक बनाने का दावा किया था। और अब करीब 3 साल बाद रूस से ही सबसे अच्छी खबर आई है। पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूस कैंसर की वैक्सीन बनाने के बहुत करीब पहुंच गया है और सब कुछ ठीक रहा तो ये बहुत जल्द कैंसर के मरीजों के इलाज में काम आएगी। Мы вплотную подошли к созданию так называемых онковакцин, вакцин против рака и иммуномодулирующих препаратов нового поколения. И рассчитываю, что уже скоро они будут эффективно использоваться как методы индивидуальной терапии. आधुनिक विज्ञान की नजर में पुतिन का ये ऐलान बहुत बड़ा है, लेकिन अब भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी है। रूस की कैंसर वैक्सीन आखिर मरीजों के लिए कब उपलब्ध होगी और इस वैक्सीन से किस तरह के कैंसर का इलाज किया जा सकेगा? फिलहाल दुनिया के कई देश और कंपनियां कैंसर की वैक्सीन बनाने में लगी हुई हैं। पिछले साल ब्रिटेन और जर्मनी की बायोटेक कंपनी में करार हुआ। दोनों देशों ने कैंसर वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया। कंपनी का दावा है कि ट्रायल में कम से कम साइड इफेक्ट आए हैं। कंपनी ने 2030 तक 10,000 कैंसर मरीजों के ट्रायल का लक्ष्य रखा है। वहीं WHO के मुताबिक फिलहाल 6 वैक्सीन मौजूद हैं जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस को खत्म करने में काम आती है, लेकिन अब भी दुनिया को कैंसर की वैक्सीन का इंतजार है। एक रोचक जानकारी, जिस विमान से मैं अयोध्या गया था प्राण प्रतिष्ठा के लिए, उस विमान में एक सज्जन बैठे थे जो भारतीय थे। उनकी कंपनी लंदन में है, ब्रावो फार्मा। वो भी इसी दिशा में कैंसर को लेकर वैक्सीन लाने का दावा कर रहे थे और शायद इस दिशा में वो काफी आगे बढ़ चुके हैं। अब देखते हैं इलेक्शन टॉप 9। महागठबंधन से अलग होने के बाद पहली बार लालू नीतीश का आमना सामना। नीतीश कुमार ने लालू यादव का अभिवादन किया। तेजस्वी ने स्पीकर नंदकिशोर यादव के पैर छुए। अजीत पवार गुट की एनसीपी ही असली एनसीपी। महाराष्ट्र स्पीकर राहुल नार्वेकर का फैसला, अजीत के विधायकों के खिलाफ सभी याचिकाओं को रद्द किया। चुनाव से पहले ममता बनर्जी को झटका। टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने ममता को सौंपा इस्तीफा। अब जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन को झटका। नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ने कहा, चुनाव से पहले किसी से गठबंधन नहीं। यूपी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगी प्रियंका गांधी। कल चंदौली में राहुल गांधी के साथ जुड़ेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा फैसला, 2 बार के राज्यसभा सांसद तीसरी बार रिपीट नहीं होंगे। लोकसभा चुनाव लड़कर संसद में आना होगा। गुजरात से राज्यसभा की सीट के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरा नामांकन। गुजरात से राज्यसभा की 4 सीटों के लिए 3 और उम्मीदवारों ने भरा पर्चा। अब हिमाचल में खेला करने की तैयारी में बीजेपी। कम संख्या बल के बावजूद कांग्रेस से बीजेपी में आए हर्ष महाजन को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। समाजवादी पार्टी से बीजेपी में आए संजय सेठ ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन। यूपी की 10 राज्यसभा सीटों के लिए संजय सेठ बीजेपी के 8वें उम्मीदवार। और आगे देखिए, मोदी का रक्षा शास्त्र, भारत सर्वशक्तिमान, द पीएम फैक्टर।